भारत कौन सा भारत? मिडल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। चलो भाई शुरू कर। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जब मुस्लिम आक्रमण हुए और मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम धर्म हमारे यहाँ आया, तब से हमारे यहाँ मध्यकालीन भारत स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, मोहम्मद कासिम या मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत लूटने आया था। तो भारत को जो लूटने आया था, जो पहला लुटेरा था मुस्लिम, वो कौन था दोस्तों? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद दोस्तों महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भी एक, अगर मैं बात करूं लुटेरे में, अगर जो बहुत तरीके से जिसने लूटा है हिंदुस्तान को, तो उनमें दोस्तों सबसे बड़ा नाम है महमूद गजनवी। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर 17 आक्रमण किए, और जिसमें 1025 का सोमनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। ये दोनों लुटेरे थे दोस्तों, जो सिर्फ यहां लूटने आए, माल लूट के यहां से चले गए। इसी में दोस्तों फिर आया हमारे यहां मोहम्मद गोरी, और हिंदुस्तान में तुर्क सत्ता जो स्थापित की है दोस्तों, वो तुर्क सत्ता स्थापित करने का जो श्रेय है वो जाता है मोहम्मद गोरी को। तो दोस्तों इस तरीके से मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग हुई। कहानी के तौर पे आज की क्लास को समझना, उसके बाद आपको मिडल हिस्ट्री पूरी दिमाग में सेट हो जाएगी। तो सर जब ये यहाँ आए तो उस समय हिंदुस्तान में क्या चल रहा था? तो मैं आपको बता दूं, उस समय हिंदुस्तान में दोस्तों राजपूत शासन चल रहा था। कौन सा शासन चल रहा था? राजपूत शासन। और राजपूत शासन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हिंदुस्तान में हर एक जाति ने राज किया। आप किसी भी बिरादरी की बात करना, किसी भी धर्म की बात करना, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर एक धर्म ने, हर एक जाति ने राज किया। लेकिन अगर बात करें राजपूतों की, तो हिंदुस्तान पर सबसे लंबा राज इन्हीं का रहा। तो जिस समय हमारे यहाँ मुस्लिम सत्ता आई, तो उस समय हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो चल रहा था वो राजपूत शासन चल रहा था। कौन सा शासन चल रहा था? राजपूत शासन। अब तुम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर जब राजपूत शासन चल रहा था और इतना मजबूत राजपूत शासन हमारा रहा है, तो ये मुस्लिम यहाँ पर कैसे सेट हो गए? तो आज हम उसे पूरी व्याख्या को ध्यान से समझेंगे। जरा देखना सही चल रही है क्या ऊपर? पृथ्वीराज चौहान से पहले ही इसने मोहम्मद गोरी को भी हराया था। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ऊपर राज कर रहे हैं, भीमदित्य यहाँ पर राज कर रहे हैं, और यहाँ पर बीच में है एक जगह है महोबा। कौन सी जगह है? महोबा। महोबा में राज चल रहा है परमर्दी देव, परमर्दी देव चंदेल। और परमर्दी देव चंदेल का जो महोबा में राज है, तो इन्हीं के काल में, इन्हीं के समय में, इन्हीं के यहां दो सेनापति हैं, आला उदल। ये दो सेनापति हैं, और मैं आपको बता दूं इंडियन हिस्ट्री में अगर योद्धाओं की बात करें, तो आला उदल का नाम बहुत सम्मान की दृष्टि से लिया जाता है। ये इंडियन हिस्ट्री के बहुत बड़े योद्धा हैं। अपनी पिता की मृत्यु के बाद दोनों का लालन पालन परमर्दी देव चंदेल, चंदेल वंश में हुआ, इसलिए दोस्तों बहुत वफादार हैं, और दोनों सेनापति हैं महोबा के, परमर्दी देव चंदेल के। यहां समझ में आ रहा है कंसेप्ट?
इसके बाद अगर मैं नीचे यहाँ की बात करूं दोस्तों, इधर यहाँ है यूपी, और यूपी में है कन्नौज, और कन्नौज में चल रहा है गहड़वाल वंश। कौन सा वंश? गहड़वाल वंश। और इस गहड़वाल वंश में दोस्तों जो राजा है उसका नाम है जयचंद। क्या नाम है? जयचंद। यानी कि ये भी राजपूत है, ये भी राजपूत है, ये भी राजपूत है, ये भी राजपूत है, और इसके अलावा भी नीचे बहुत सारे राजपूत हैं जो इस समय हिंदुस्तान में बहुत दबंग तरीके से राज कर रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान, अब मैं जो आपके सामने बताऊंगा इंडियन हिस्ट्री में इसके लिए भी बड़े अपवाद हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं ये यहाँ की लोकल गाथाओं के अनुसार है। इसके आपको अलग अलग तरीके की कई चीजें मिल सकती हैं, लेकिन आप इसे दिमाग में सेट करो। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का ही एक मित्र है, मित्र कह दो, राज कवि भी यही है इनका, जिसका नाम है चंद्रवरदाई। तो जो आज की क्लास हम पढ़ रहे हैं वो चंद्रवरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार हम आज इस क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या होता है, एक जनजाति थी उस समय, भंडानन जनजाति। यहां ये बैठ गई आकर, यहां क्या नाम है? भंडानन जनजाति। ये भंडानन जनजाति जो है ना, ये कब्जा करने वाली जाति है। मतलब जिस भी राज्य के बाहर ये बैठ जाते थे, समझ लो जिस भी राज्य के बाहर ये बैठ जाते थे उस पर पूरे राज्य में धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देते थे। अब होता क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे राज्य को संभालते हैं तो इनका घर में जो भी विवाद था, जैसे परिवार में रहा होगा कि गद्दी पे कोई और बैठना चाहता था, गद्दी पे पृथ्वीराज चौहान को बिठाया होगा, तो उन सब विवादों के बाद जब पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठे तो दोस्तों दुश्मनी कहां से शुरू हुई। सबसे पहले बात करूं अगर मैं गुजरात की, तो यहां भीमदित्य चालुक्य में गुजरात की एक राजकुमारी थी इच्छनी। कौन थी राजकुमारी? इच्छनी। अब ये जो राजकुमारी इच्छनी थी, ये पृथ्वीराज चौहान के किस्से सुनकर ये थी पृथ्वीराज चौहान के पीछे, और दोस्तों भीमदित्य था इसके पीछे। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। यानी कि दोस्तों राजकुमारी इच्छनी इससे प्रेम विवाह करना चाहती थी, लेकिन जो भीमदित्य है वो इससे शादी करना चाहता था। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के अंदर भी एक अलग ही एटीट्यूड था, अलग ही हीरोगर्दी थी दिमाग में। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि बस विवाह होगा तो इच्छनी से होगा, और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने इच्छनी से विवाह कर लिया, और इच्छनी से जैसे ही विवाह किया तो दोस्तों भीमदित्य जो है वो बन गया दुश्मन नंबर 1, इच्छनी। ठीक है ना? तो क्या नाम है? इच्छनी। अभी आएंगे हम संयोगिता पर भी, पहले इच्छनी की बात करते हैं। तो इच्छनी क्या बन गया? ये भीमदित्य दुश्मन नंबर 1। तो यानी कि जहां पृथ्वीराज चौहान रह रहे हैं जस्ट उसी के पड़ोसी से दुश्मनी मोल ले ली। किससे? भीमदित्य। भीमदित्य ने कहा तेरा नाश कर देंगे, वक्त आने पर तुझे बताएंगे, अभी तू विवाह कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद ये भंडानन जाति ये दिन रात इधर फैल रही थी, तो इसके दोस्त चंद्रवरदाई ने सब बहुत समझाया कि भाई अपने राज्य में लोग आ गए हैं और ये अंदर की तरफ घुसे जा रहे हैं। इसने कहा तू टेंशन न ले, जिस दिन तेरे भाई का दिमाग चलेगा 2 थप्पड़ मारूंगा और भगा दूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान गए और इस भंडानन जनजाति को यहां से 2-3 थप्पड़ मारे, इन्हें यहां से भगा दिया। और जब भगा दिया तो ये क्या बन गए? दुश्मन नंबर 2। यानी कि पहले पड़ोसी से दुश्मनी मोल ले ली, उसके बाद जो बिल्कुल बाउंड्री पे बैठा था उससे भी दुश्मनी मोल ले ली। अब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का हौसला बुलंद है, हौसला बुलंद है, तो पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। अब राज्य का विस्तार करने की बारी आई तो पंगा हो गया किससे? परमर्दी देव चंदेल से, क्योंकि बाउंड्री लग रही थी, इस तरफ बढ़ना था। अब राज्य विस्तार जब करना चाहा तो पहला झगड़ा तो इससे हो गया, दूसरा झगड़ा इससे हो गया, और तीसरा झगड़ा किससे हो गया? परमर्दी देव चंदेल। और परमर्दी देव चंदेल से जब झगड़ा हुआ तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है, बीच में कौन आ गए? आला उदल। अब आला उदल जो थे में लिखा जाता है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान ने उदल की हत्या कर दी। अब जब उदल की हत्या हो गई तो दोस्तों आला पागल हो गया गुस्से में कि बस आज के बाद पृथ्वीराज चौहान इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो जैसे ही आला को गुस्सा आया तो इतने में गोरखनाथ जी हैं जिनका नाम आप सुनते होंगे,
गुरु गोरखनाथ जी कुछ सपने में आए या प्रकट हुए, ऐसी लोक कथाओं में गीत गाए जाते हैं। उन्होंने आला को समझाया और उसके बाद आला दोस्तों दूसरे पथ पर चला गया, युद्ध को छोड़कर वो वैराग्य की तरफ चला गया। तो यानी आला और उधल की कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। आज भी राजस्थान में इनकी वीर गाथाओं के बहुत जिक्र होते हैं, आला और उधल। तो यानी कि दोस्तों तुमुल के युद्ध में दोस्तों परमर्दी देव चंदेल के आला उधल को हरा दिया। तो यानी कि ये कौन बन गया? दुश्मन नंबर 3। तो पहली दुश्मनी किससे ले ली? भीमदित्य। दूसरी दुश्मनी किससे ले ली? भंडानन या भंडारन, एक ही बात है, भंडानन जनजाति से। और तीसरी दुश्मनी किससे ले ली दोस्तों? परमर्दी देव चंदेल से। अब चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन तैयार है। और बाउंड्री से कौन आ रहा है भागा हुआ? मुस्लिम शासक, जिसका नाम क्या है? मोहम्मद गोरी। अब दोस्तों यहां तक भी चलो बात चल जाती, यहां तक भी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। दुर्गति जो असली हुई वो यहां से हुई। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। कौन थी दोस्तों? संयोगिता। अब संयोगिता जो थी जयचंद के यहां बड़े ठाट वाट से रहती थी। और जयचंद की सबसे बड़ी खासियत जानते हो क्या थी? ये उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था। यानी कि अगर सेना की बात करें, धन दौलत की बात करें, तो उस समय का सबसे खतरनाक शक्तिशाली राजपूत राजा कौन था? जयचंद था। अब जयचंद की पुत्री संयोगिता थी। अब जयचंद की पुत्री संयोगिता एक जगह यहां दिल्ली विल्ली में ये लोग आए, इधर से आया पृथ्वीराज चौहान और इधर से आई संयोगिता। दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हुआ, लव लेटर चले, ये वापस अपने घर, ये वापस अपने घर। फोन पे बात करने लगे दोनों। जब फोन वोन पे बात करने लगे, एक दिन कॉल किसने उठा ली? जयचंद। जैसे ही जयचंद ने फोन उठाया, ओहो मामला कुछ हो रहा है। बस जयचंद की ईगो हर्ट होगी। और वो ईगो इतनी तकड़ी हर्ट हुई कि आज तुम गद्दार कह दो या जयचंद, एक ही बात है। तो सर क्या किया जयचंद ने? जयचंद को जैसे ही पता लगा, जयचंद ने तुरंत दोस्तों लड़की का, जैसे किसी लड़की के घर पता लग जाए तो तुरंत विवाह की तैयारी। तो तुरंत जयचंद ने दोस्तों संयोगिता के लिए स्वयंवर रख दिया। और उस स्वयंवर में संयोगिता को कहा कि हिंदुस्तान के जितने राजपूत राजा हैं सब राजाओं को बुलाऊंगा, और जिसका तेरा मन होगा उसके गले में माला पहना देना। जिसके गले में तू माला डाल देगी बस उसी से तेरा विवाह करा दूंगा। संयोगिता ने कहा विवस्ती संयोगिता। हालांकि संयोगिता ने मना कर दिया कि मैं विवाह करूंगी तो किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ करूंगी। अब पृथ्वीराज चौहान दिमाग में एकदम हीरो गर्दी, एकदम एटीट्यूड जबरदस्त, देख लेंगे तेरे बाप को भी कितना दम है, शादी करेंगे तो तेरे से करेंगे। इसने बहुत समझाया, चंद्रवरदाई ने कविता बहुत बढ़िया बढ़िया कविता लिखी। इसने बहुत समझाया कि तू बस एक काम कर, तूने शनि से विवाह किया, मैंने तुझे मना कर दिया, तूने कर लिया, मैंने तुझे कहा उनसे मत लड़, तू उनसे भी लड़ा, लेकिन मैं तुझे एक बात कह रहा, जयचंद से पंगा मत ले। मैं तेरा विवाह दुनिया की जिस स्त्री के साथ कहेगा उससे करा दूंगा, मगर जयचंद से पंगा मत ले। इसने कहा ना बस अब तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, शादी होगी तो किससे होगी? संयोगिता से। ठीक है ना? तो दोस्तों यहां स्वयंवर का निर्माण हुआ। स्वयंवर में माला पहनाने का कंसेप्ट आया। जयचंद ने दोस्तों इस स्वयंवर में खेल खेल दिया। क्या खेल खेल दिया? जयचंद ने पृथ्वीराज को छोड़कर सभी को बुलाया। पृथ्वीराज को छोड़कर सभी को बुलाया और पृथ्वी की दरबारी के रूप में मूर्ति लगा दी बाहर। दरबारी के रूप में मूर्ति लगा दी। अब जैसे ही बाहर एक दरबारी के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति खड़ी है, उस पर लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान राजस्थान। और जितने भी ये राजपूत राजा थे सब आ रहे हैं, सब उसका मजाक बना रहे हैं कि देख तेरी औकात ये है, तेरी औकात ये है, तो यहाँ दरबारी के रूप में है और हम देख अंदर जा रहे हैं। अब जैसे ही संयोगिता इस स्वयंवर में आती है, वो तुरंत दोस्तों इस मूर्ति के ऊपर ही माला डाल देती है। जैसे ही माला डालती है, ये भाई घर बैठने वालों तो था नहीं, ये भाई वहीं खड़ा था। इसने कहा ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही इसने माला डाली, बस कॉन्फिडेंस आ गया अंदर कि लड़की तो पक्ष में, अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लड़की बाली के अब कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। इसने क्या किया? तुरंत संयोगिता को स्वयंवर से उठाया और दोस्तों किडनैप करके
लेकर सीधा यहाँ आ गया। मैं तुझको उठा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के घर से। किडनैप कर लिया। किसे किडनैप कर लिया? जयचंद की लड़की। यानी हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राजा का दिन दहाड़े उसकी लड़की का अपहरण हो गया। बस दोस्तों, जयचंद ने यही कसम खा ली कि खुद को चाहे क्यों ना बर्बाद करना पड़ जा, तेरी पुश्ते खत्म करने के बाद ही दम लूंगा। यानी कि दोस्तों, जयचंद बन गया यहां दुश्मन नंबर 4। अब यानी कि पृथ्वीराज चौहान चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन। चारों तरफ क्या है? दुश्मन ही दुश्मन। अब चारों तरफ दुश्मन है। इतने में दोस्तों मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी आने के बाद पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है। पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली राजा है, खतरनाक राजा है। पहली ही बार में मोहम्मद गोरी को यहां से भगा दिया, पहले युद्ध में जीत गए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही? मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया। अगर मोहम्मद गोरी को उस दिन मार दिया होता तो शायद आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान की वो दुर्गति ना होती। अब दोबारा से मोहम्मद गोरी आया। जब दोबारा से मोहम्मद गोरी आया तो उसे कहानी समझ आ चुकी थी कि यहाँ इतने दुश्मन हैं। तो उसने तुरंत आके क्या करा? इन दुश्मनों के साथ कॉन्टेक्ट किया और इन सब दुश्मनों को अपने साथ मिला लिया, जिनमें सबसे बड़ा नाम क्या था दोस्तों? जयचंद। और जयचंद ने पूरा साथ मोहम्मद गोरी का दिया। और फिर दोस्तों तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। लिख लो जी, रोक दो क्या? अब एक ने देखा दोस्तों कि अब सबसे बड़ी बात आई कि पृथ्वीराज चौहान के चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। अब ये दुश्मन जो है, सबसे बड़ी दिक्कत आई। इतने में आया इधर से मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जब आता है तो होता है मोहम्मद गोरी से तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो होता है 1191 में। अच्छा, ये 1191 लिख दिया हमने, इसे सही लिखेंगे हम दोस्तों। ये 1182 है, ये गलत हो गया, इसे सही कर देना 1182। और ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो याद रखना दोस्तों, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। अब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जब ये युद्ध हुआ दोस्तों, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। जब पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए, फिर दोबारा मोहम्मद गोरी का दूसरा युद्ध हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान लड़े, जिसमें जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए। तभी से दोस्तों जयचंद कह दो या गद्दार, एक ही बात है। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, ये पहले ही समझाया था। क्या समझाया था अभी? कि भाई इससे लड़ ले, इससे लड़ ले। किससे ना लड़िए? जयचंद। मैंने तुझे समझाया था मरेंगे एक दिन, और देख मर गए आज। मैंने तुझे कहा था किसी से भी शादी कर लेना, इससे मत करना। पर तब तो क्या कहा पृथ्वीराज चौहान ने? कि पृथ्वीराज चंद्रवरदाई ने लिखी अपनी कहानी कविता में कि जब जयचंद को इसे पृथ्वीराज चौहान को समझाया, तो पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई को क्या कहा? क्या असूलों से अब मैं अपने बगावत नहीं करने वाला। किसने कही ये बात? पृथ्वीराज चौहान ने। किसे कहा? चंद्रवरदाई। क्या असूलों से अपने अब मैं बगावत नहीं करने वाला, तो ही ने मोहब्बत भी अब मैं नहीं करने वाला। इसलिए नजराना, कि तू कह रहा ना किसी और से शादी करा दूंगा, ये नजराना मुझको पेश ना किया जाए, क्योंकि अब मैं संयोगिता को छोड़ के किसी और पे नहीं मरने वाला। इतनी खतरनाक लव स्टोरी थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की। अब दोनों तड़प रहे हैं यहाँ, और उन सुनहरे लम्हों को याद कर रहे जब इन्हें यातनाएं दी जा रही है। अब एक दिन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के सामने आए, तो पृथ्वीराज चौहान अपनी आंखें डाउन नहीं कर रहे, और मोहम्मद गोरी कह रहा है आइज डाउन। उसने कहा ना, आंखें नहीं नीचे होने की, चाहे कुछ भी हो जा। वह इसी बात से मोहम्मद गोरी ने गुस्सा आकर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। पृथ्वी की दोनों आंखें फोड़ दी। जब पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी और दोनों को जेल में डाल दिया, तो एक रोज क्या हुआ? हालांकि कुछ इतिहासकार अलग भी हैं, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा है चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो की पुस्तक में है, जो आपको बता रहा हूं मैं ये किस्सा।
अब ये दोनों जेल में बंद हैं। अब एक दिन यहाँ पे एक त्योहार मनाया जा रहा था, नया साल, नवरोज, नया त्योहार था वो, बिल्कुल नया साल का उत्सव था। जब नए साल का उत्सव था तो मोहम्मद गोरी से पूछा गया कि भाई कैसे उत्सव को मनाया जाए। तो मोहम्मद गोरी के सामने एक बात निकल कर आई कि तुम्हारे यहाँ जो पृथ्वीराज चौहान बंद है ना, वो पृथ्वीराज चौहान शब्द बाण चलाने जानता है। क्या चलाने जानता है? देखना रिकॉर्डिंग सही चल रही क्या। वो शब्द बाण चलाना जानता है। शब्द बाण का मतलब यह है कि कानों से सुनेगा और जहां कहोगे वहां पे बाण चला देगा। दुनिया में बहुत कम लोग थे जो शब्द बाण चलाना जानते हैं, जैसे राजा दशरथ भी थे जो शब्द बाण चलाना जानते थे। अब मोहम्मद गोरी को बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इतना खतरनाक इंसान है जो शब्द बाण चलाना जानता है। तो उसने कहा कि अपने मेहमानों के सामने इसका यही कारनामा करके दिखाएंगे और सबको दिखाएंगे शब्द बाण की कला। तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों को लाया गया। चंद्रवरदाई ने ही बताया था कि शब्द बाण चलते हैं। तब चंद्रवरदाई ने वहां कुछ कविताएं पढ़ी, चार बांस इस तरीके की आपने सुनी होगी, और मत चुपको चौहान। तब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने बाण चला दिया और वो बाण जाकर मोहम्मद गोरी को लगा और मोहम्मद गोरी को ऑन द स्पॉट निपटा दिया। अब यानी कि अगर मैं बात करूं शब्द बाण द्वारा, शब्द बाण द्वारा पृथ्वीराज ने गोरी की हत्या कर दी। अब जब गोरी की हत्या कर दी दोस्तों, तो पृथ्वीराज ने जब इतना बड़ा कांड कर दिया तो इसका दोस्त जो चंद्रवरदाई था उसने कहा भाई अब तो हमें खोलते हुए तेल में पकोड़े बनाएंगे हमारे। तो उनने इनके घर में ही इनके इतने बड़ा जो मुखिया उसे निपटा दिया। अब क्या होगा, तड़प तड़प के मरेंगे। चंद्रवरदाई ने तुरंत एक चाकू निकाला और उस चाकू को दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के छाती में मार दिया। पृथ्वी की हत्या कर दी चंद्रवरदाई ने, और उसके बाद उसी चाकू से अपनी हत्या कर दी। ठीक है जी। तो चंद्रवरदाई ने चाकू मारकर किसकी हत्या कर दी? पृथ्वीराज चौहान की, अपने दोस्त की, और तुरंत उसे ले गए। इसके बाद 1194 में 94 में क्या हुआ होगा, मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए, मोहम्मद गोरी ने दोस्तों, उसे पता था कि सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो कौन है? जयचंद। तो उसने दोस्तों 1194 में जयचंद की भी हत्या कर दी। अब जैसे ही जयचंद मारा गया, अब मोहम्मद गोरी को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान पर राज करने का टाइम है। अब मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान में तुर्क राज्य की स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के रूप में। तो अगली क्लास में दोस्तों इसी तरह जुड़े रहना। अगर आपको ये बात समझ में आई, पूरी हिस्ट्री इस तरीके से आपने पढ़ी, तो ये जीवन भर आपके साथ रहेगी, आपको याद रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।